नमस्ते। कल हमने जाति व्यवस्था की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करी थी और उनकी आलोचना और समालोचना करी थी कि जाति की क्या विशेषताएं हैं। कुछ अलग अलग विचारकों ने उसके बारे में क्या क्या राय रखी है। डॉक्टर घनश्याम घूरे ने जाति की 6 विशेषताएं बताई थी, जिनके बारे में हमने कल विस्तृत तौर पर चर्चा करी थी। ये 6 विशेषताएं, पहली, जाति एक समाज का खंडात्मक विभाजन है। दूसरा, जाति में संस्तरण पाया जाता है। तीसरा, भोजन और सामाजिक सहवास में प्रतिबंध पाए जाते हैं। चौथा, विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार होते हैं। और पांचवा, जाति में पेशों के अप्रतिबंधित चुनावों का अभाव पाया जाता है। और छठा, विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये सब हमने कल डिस्कस किया था और आज हम जातियों का वर्गीकरण, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जाति और वर्ग में जो विभेद है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आगे चल के भारत में अभी वर्तमान जाति का स्वरूप क्या है उसको भी हम देखेंगे। जातियों के वर्गीकरण के संदर्भ में सर हर्बर्ट रिजले ने संपूर्ण जातियों को 7 भागों में विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार हैं: जनजातीय प्ररूप, व्यवसात्मक प्ररूप, सांप्रदायिक प्ररूप, व्यत्यासन प्ररूप, राष्ट्रीय प्ररूप की जातियाँ और देशांतर गमन से बनी जातियाँ। अब ये पहली जो जनजातीय प्रारूप है, आधुनिक समय में अनेक भारतीय जनजातियाँ सभ्य समाज के संपर्क में आई हैं। इस संपर्क में हिंदुओं का संपर्क भी एक है और हिंदू संस्कृति के विभिन्न तत्वों द्वारा भी प्रभावित भी हुई हैं। इस प्रभाव का एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ है कि आदिम जनजातियों ने जाति प्रथा को भी अपना लिया है। रिजले का कथन है कि ये स्वीकार करना अवैज्ञानिक नहीं होगा कि ये लोग आर्य लोगों से कहीं अधिक पिछड़े हुए थे। फलतः हिंदुओं का शूद्र वर्ग मूल रूप से आदिम द्रविड़ लोगों का था। सांस्कृतिक और प्रजातीय दृष्टिकोण से आर्यों ने इन्हें सामाजिक संस्तरण में सबसे नीचा स्थान प्रदान किया। असम की घाटी में डोम लोग इस प्रकार के जाति परिवर्तन के अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो हर्बर्ट रिजले देते हैं वो क्या है? व्यवसायात्मक प्रारूप। वर्ण व्यवस्था में कर्म या व्यवसाय का अत्यधिक महत्व है और ये कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत ये है कि जो जिस काम के लिए सबसे योग्य है उसे वही काम करने को दिया जाए। फलस्वरूप हिंदुओं में कर्म या पेशे के आधार पर तेली, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मोची, धोबी आदि जातियां बनी हुई हैं। तीसरा प्ररूप जो है वो सांप्रदायिक प्ररूप है। इस प्रकार की जातियों का उद्भव तब होता है जबकि एक संप्रदाय के सभी लोग एक देवता या पर विश्वास करते लगते हैं और उसे सामान्य विश्वास के आधार पर अपने को एक जाति के रूप में धीरे धीरे संगठित कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में बम्बई में लिंगराज जाति को ही लीजिए। 12वीं शताब्दी में यह एक संप्रदाय था जो मनुष्यों की समानता में विश्वास करता था, पर धीरे धीरे उनका संप्रदाय अब एक अंतर्विवाहित जातीय समूह बन चुका है, जिसकी सदस्य संख्या लगभग 2.5 लाख है। चौथा, व्यत्यासन द्वारा बनी जातियाँ। ये जातियाँ वर्ण संकरों द्वारा उत्पन्न हैं। जब 2 जातियों के बीच इस प्रकार के विवाह संबंध स्थापित हो जाते हैं जो समाज द्वारा मान्य नहीं होते हैं, तो ऐसी संतानों को माता या पिता में से किसी का भी वर्ण नहीं मिल सका। उन्हें अलग रखा गया, जो कि आगे चलकर नई जाति और उपजाति के रूप में विकसित हुए। मिश्रित या वर्ण संकर जाति का एक अति उत्तम उदाहरण देहरादून जिले में खस लोगों में का है, जो
बहुत प्राचीन में राजपूत या ब्राह्मण तथा मंगोलियन लड़कियों के अंतर्विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। पांचवा है राष्ट्रीय प्ररूप की जातियाँ। जब रिजले ने राष्ट्रीय आधार पर जाति के निर्माण की कल्पना की, तब उनके मस्तिष्क में निश्चित रूप से मरहटा जाति की धारणा थी। राष्ट्रीयता कुछ समानताओं के आधार पर संगठित समुदायों के सदस्यों की वह आंतरिक प्रभावशाली भावना है जो कि उन्हें एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने व उसे उसी रूप में बनाए रखने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करती है। यही बात मराठा लोगों के संबंध में भी लागू होती है। मराठों पर अधिकारी विद्वान भी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के अनुसार रट्टा एक जनजाति थी जिसका प्राचीन काल में दक्षिण में राजनीतिक एकाधिपत्य था। कालांतर में वो लोग महारट्टा कहलाने लगे, जिस भूभाग में उसे वहाँ वो रहते थे उसे महारट्टा कहा जाने लगा। इसे आजकल महाराष्ट्र कहते हैं। छठा जो वर्गीकरण रिजले ने दिया था वो है देशांतर गमन से बनी जातियाँ। कभी कभी जीवन धारण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के या अन्य किसी कारण के से लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर बस जाना होता है। इस अवस्था में उन लोगों का पर सामाजिक अनुकूलन या एडजस्टमेंट की प्रक्रिया क्रियाशील होती है, अर्थात उस नए प्रदेश के विशिष्ट सामाजिक पर्यावरण यानी कि सोशल एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक रहने के लिए उन्हें अपने व्यवहार, विचार और आदतों को दूसरों के अनुरूप ढालना पड़ता है। यहाँ तक कि दूसरों की प्रथा, परंपरा, संस्था आदि को स्वीकार भी करना पड़ता है। इस काम के लिए उन्हें पूर्णतया कठिनाई अनुभव हो सकती है, पर सबसे अधिक कठिनाई विवाह के लिए होती है, जो अपनी ही जाति में जीवन साथी ढूंढने के संबंध में होती है। पर प्रारंभ में इस कठिनाई का हल रिजले के अनुसार उस नए प्रदेश में उपलब्ध स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित करके किया जाता है, लेकिन स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो जाने पर वे केवल अपने लोगों में ही विवाह करने लगते हैं और इस प्रकार वे एक उपजाति बना लेते हैं और प्रायः अपने मूल क्षेत्रीय नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के मूल निवास के परिवर्तन से कभी तो देशांतरगमन करने वाले लोगों की जातीय स्थिति गिर जाती है और कभी ऊंची उठ जाती है। सातवां है रीति रिवाजों से बनी जातियाँ। कुछ जातियाँ रीति रिवाजों की भिन्नता के आधार पर बन जाती हैं। इस प्रकार की जातियों का सबसे उज्जवल उदाहरण जाट और राजपूत हैं। दोनों जातियाँ एक ही प्रजाति या रेस से बनी हुई हैं, परंतु अब ये दोनों अलग अलग जातियाँ हैं और आपस में विरोध भी करती हैं। अब कास्ट और क्लास, जाति और वर्ग, इसमें अंतर जानना हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कास्ट जो है वो एक बंद वर्ग कहलाया गया है, जबकि क्लास जो है वो एक ओपन क्लास खुला वर्ग कहलाया गया है, क्योंकि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न से उच्च स्तर पर संभव हो पाती है, जबकि जाति में संभव नहीं हो पाती। मैकाइवर और पेज के शब्दों में सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई एक भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक दिखता है। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनको कि आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक ही सामाजिक स्थिति में देखा जा सकता है। सामाजिक वर्ग के संबंध में एक बात स्मरणीय है कि सामाजिक चेतना या सोशल कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस के बिना वर्ग का निर्माण असंभव है।
जब किसी एक समुदाय के किसी एक भाग के सदस्य सामाजिक भेदों, चाहे वो भेद संपत्ति भेद हो, शिक्षा भेद हो, व्यवसाय भेद हो या अन्य योग्यताओं या प्रवृत्तियों के पर आधारित भेद क्यों न हो, इनके संबंध में जागरूक या चेतन हो जाते हैं और उसी चेतनता के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक समझने लगते हैं या अलग समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है। इसलिए हॉबल ने लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग एक समाज के अंतर्गत एक समूह है जिसके सदस्यों की कतिपय सामाजिक स्थितियां यानी कि सामाजिक परिस्थिति या स्टेटस सामान्य होती है, कॉमन सोशल स्टेटस होता है, और जो इन स्थितियों से संबंधित कार्यों को करते हुए अपने कुछ ऐसे समान हितों के संबंध में एक जागरूकता विकसित कर लेते हैं जो कि दूसरे समूहों के हितों और लक्षणों से भिन्न होती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो सामाजिक वर्ग समाज का वह भाग है जिसके सदस्यों को कुछ विशेषता और सामान्य स्थितियों और कार्य स्थितियां और कार्य होते हैं, जिसके आधार पर उनमें ये जागरूकता विकसित की जाती है और कि ये समाज के अन्य समूहों से भिन्न है। इस विवेचना से ये स्पष्ट है कि सामाजिक वर्ग की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला कि ये इस स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव संभव है। दूसरा, ऊंच नीच की भावना, फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी इसमें पाई जाती है। और तीसरा, वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस। पहली विशेषता जिसमें हायरार्की ऑफ स्टेटस ग्रुप्स है, इससे हमारा अर्थ है कि ये प्रत्येक समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम वर्ग और सबसे नीचे क्रम में निम्नतम और निरंतर और निम्नतम वर्ग होते हैं। जिन समाजों में सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं उनका सामाजिक ढांचा या स्ट्रक्चर एक पिरामिड के ट्रंकेटेड पिरामिड के तरह से होता है। इसमें सबसे उच्च वर्ग के सदस्यों की संख्या कम होती है। इस विशेषता का एक दूसरा तात्पर्य ये होता है कि एक समाज में एक वर्ग है और दूसरे वर्ग भी उसमें होंगे। किसी भी एक वर्ग की स्थिति दूसरे वर्ग या दूसरे वर्गों के संदर्भ में, रिलेशन में ही होती है। यदि समाज में केवल एक ही वर्ग है तो वो वर्गहीन या क्लासलेस सोसाइटी है, जिसकी हम निरंतर कल्पना करते रहते हैं। आदिकाल से मनुष्य ऐसे ही समाज की कल्पना करता रहता है जिसमें वर्गहीन समाज हो, सब लोगों में इक्वालिटी हो, बराबरी का स्टेटस हो, जो कि एक आदर्श है। पर सामान्य समाज में, वास्तविक समाज में ऐसी क्लासलेस सोसाइटी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी जो विशेषता फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी और एंड इन्फीरियॉरिटी से हमारा अर्थ ये है कि ये वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों के प्रति श्रेष्ठता और हीनता की भावना रखते हैं और उसे प्रदर्शित भी करते हैं। लेकिन इससे भी कहीं महत्वपूर्ण बात ये है कि वर्ग की तीसरी जो हम विशेषता बोल रहे थे, जो कि क्लास कॉन्शियसनेस है। क्लास कॉन्शियसनेस जिसका कि अर्थ है, इस बात को संकेत करता है, सचेत रहता है कि उसका सामाजिक पद या प्रतिष्ठा और या आदर दूसरे वर्गों की अपेक्षा कम या अधिक है। यही चेतना एक वर्ग के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित करती है। यदि ये वर्ग चेतना न हो तो वर्ग क्रिया की गतिशीलता भी समाप्त हो जाए और किसी भी वर्ग के कार्यों में कोई भी उल्लेखनीय विशेषता ही नहीं रहे।
अब जाति क्या है और वर्ग क्या है, जाति और वर्ग में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जाति अंतर्विवाही होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जाति अंतर्विवाही होती है, पर वर्ग अंतर्विवाही आवश्यक रूप से नहीं होता है। निम्न वर्ग के लोगों की उच्च वर्ग में विवाह हो सकता है। प्रत्येक जाति में ये निश्चित नियम होता है कि अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह होगा, अर्थात जाति प्रथा अंतः जातीय विवाह की आज्ञा नहीं देती है, लेकिन वर्ग व्यवस्था में अंतर्गत विवाह संबंधी सदस्य के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। जाति में खान पान का प्रतिबंध है, जबकि वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति प्रथा में इस प्रकार कुछ निश्चित नियम होते हैं कि एक जाति के सदस्य किन किन जातियों का हाथ का खाना भोजन खा सकते हैं या नहीं खा सकते, किसके हाथ का पानी पी सकते हैं, इन पर प्रतिबंध होता है। पर वर्ग व्यवस्था में इस प्रकार की कोई स्पष्ट नियम नहीं है। एक वर्ग का सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे वर्ग के सदस्य के साथ खा पी सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता अंतर ये है कि जाति में पेशे निश्चित होते हैं, जबकि वर्ग में पेशे निश्चित नहीं होते। एक जाति जैसे कुम्हार जाति में जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी ही जाति के व्यवसाय को करता है, बचपन से उसे सीखता है, माता पिता से उसे सीखता है और वो उससे अपेक्षित होता है कि वो वही काम आगे, वही व्यवसाय आगे करेगा। जाति प्रथा में ब्राह्मण को पूजा पाठ, अध्यापन या का काम, क्षत्रिय को शासन प्रबंध, वैश्य को व्यापार वाणिज्य और शूद्र को सेवा करने के निर्देश हैं। पर लेकिन वर्ग व्यवस्था में किसी भी प्रकार का ये कोई निश्चित पेशा नहीं होता है। सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पेशे को, व्यवसाय को अपनाने के संबंध में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। चौथी जो विशेषता है वो है जाति जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग जन्म पर आधारित नहीं होता। जाति प्रथा के प्रत्येक जाति का सदस्य जाति प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति जाति का सदस्य नहीं हो सकता। जो उसमें जन्म लिया है केवल मात्र वही उसका सदस्य हो सकता है। लेकिन वर्ग व्यवस्था में जन्म को आधार नहीं माना जाता है, बल्कि शिक्षा, धन, पेशा, धर्म आदि को आधार पर वर्ग निर्धारित होता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है जाति बहुत कुछ स्थिर है, जबकि वर्ग अस्थिर होता है। हम अपने वर्ग में परिवर्तन, गतिशीलता ला सकते हैं, जबकि जाति में ये गतिशीलता बहुत ही धीरे धीरे कुछ वर्षों के या कुछ दशकों के या कुछ शताब्दियों के अंतराल में ही आ पाती है, क्योंकि ये बहुत ही जातीय गतिशीलता बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जातीय गतिशीलता बिल्कुल ही नहीं होती, आजकल ये इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत कुछ स्थिर है, क्योंकि हम और सब कुछ कर सकते हैं, माता पिता को बदल नहीं सकते। इस कारण जो एक बार ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेता है वे जिंदगी भर के लिए ब्राह्मण हो जाता है। गरीबी, अज्ञानता, अपराध या और कुछ भी उसकी जाति को बदल नहीं सकता। इसी कारण जाति प्रथा बहुत हद तक स्थिर है। इसके विपरीत वर्ग व्यवस्था के समस्त आधार जैसे धन, पूंजी या आय, धर्म, शिक्षा, पेशा आदि अस्थिर हैं और इन्हें किसी भी समय बदला जा सकता है। इसलिए वर्ग व्यवस्था अस्थिर है। छठा जो अंतर जाति और वर्ग में है कि जाति बंध व्यवस्था है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, और वर्ग में खुलापन पाया जाता है। जाति को अपनी इच्छा अनुसार एक व्यक्ति बदल नहीं सकता, केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति से निकाला जा सकता है, नहीं तो एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं है।
आजकल जो आधुनिक भारत में जो हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जाति व्यवस्था में, उसमें कुछ परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहला कि उच्च वर्ग का एक नई जाति में परिवर्तन हो गया है। आज समाज में जाति जन्म पर आधारित न होकर व्यक्ति के अपने अर्जित गुणों तथा आर्थिक सामाजिक उपलब्धियों पर आधारित है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में व्यक्ति अपने आर्थिक रूप से अर्जित स्तर के आधार पर ही मिलते हैं और संबंध बनाते हैं। आज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संपन्न उच्च वर्ग उच्च जाति का स्थान लेते जा रहे हैं। दूसरी बात कि जातिगत नियमों में भी परिवर्तन आया है। आज एक और विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक अंतर कम हुआ है, अर्थात विवाह, खान पान और सामाजिक सहवास के नियमों में शिथिलता आई है। लेकिन दूसरी ओर उनके बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। जो पहले अंतर जातीय विवाह बिल्कुल पूर्णतया निषिद्ध होते थे, आज की डेट में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उसमें जो पहले प्रतिबंध लगे हुए होते थे वो अब कम होते चले जा रहे हैं। साथ ही खान पान, सहवास के नियम कम होते चले जा रहे हैं, कम कठोर होते चले जा रहे हैं और आपस में जो प्रतिस्पर्धा, जातियों में जो प्रतिस्पर्धा है, वो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए बहुत सारी जातियां जो हैं आपस में अपने स्टेटस को राजनीति के स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कर रही हैं। फिर जातीय संगठन में भी परिवर्तन आया है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव के कारण जातिगत संरचना में परिवर्तन हुआ है। एक व्यवसाय में लगे विभिन्न जातियों के लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए एक झंडे या मंच या राजनीतिक दल के अंतर्गत संगठित होते हैं। उद्योगों के साथ कृषि में भी यही स्थिति है। औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण व्यवसायों के नष्ट हो जाने से ग्रामीण दस्तकारी जातियां अपनी परंपरागत व्यवसाय छोड़कर कृषि कार्य करने लग गई हैं। साथ ही साथ हमें कुछ जातीय संगठन, जैसे कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि राजपूत संगठन या गुर्जर संगठन या ब्राह्मण संगठन या दलित संगठन, ये संगठन बहुत ज़्यादा, भीम आर्मी उदाहरण के तौर पर, ये सारे संगठन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, जो कि जाति को एक नई पहचान, जाति को न सिर्फ एक सामाजिक पहचान बल्कि एक राजनीतिक पहचान भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और हर एक जाति अपने में एक पूर्ण इकाई है। भारत में अनेक प्रजातियों के अस्तित्व के होने के परिणाम स्वरूप जाति सुदृढ़ होती चली गई है। जाति और वर्ग समाज में संस्तरित होकर सामाजिक स्थिति की आधारशिला बनते गए हैं। जाति व्यवस्था के होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव के कारण जातीय संरचना में परिवर्तन हुए हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हालांकि आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वे जाति को नष्ट कर सकें, लेकिन इसकी जड़ों पर चोट या कुठाराघात करके यदि नैतिक और मानवीय मूल्यों पर जोर दिया जाए तो हम समानता के सामाजिक मूल्य और मानवीयता के व्यवहार को आचरण में ला सकते हैं। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद कल हम ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, जिसमें ट्रेडिशनल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, सेनाट और ऑक्यूपेशनल थ्योरी, उद्विकासीय सिद्धांत
और रिजले की थ्योरी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि साथ ही साथ सांस्कृतिक एकीभाव का सिद्धांत, कल्चरल इंटीग्रेशन का सिद्धांत, जब हम जाति के ओरिजिन को समझ पाएंगे तभी हम उसको, उसमें परिवर्तन या उसकी विशेषताओं को पूर्णतया समझ पाएंगे और उसकी गतिशीलता, उसमें परिवर्तन को समझने में योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद।